प्यारे विद्यार्थियों, भारत में स्थानीय शासन इस प्रश्न पत्र में अब तक हम 2 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें एक है स्थानीय शासन का परिचय, भूमिका एवं महत्व और दूसरा है ग्रामीण संस्थाओं का विकास। आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ग्रामीण पुनर्निर्माण की योजना थी। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाना था। इस योजना के बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण की योजना अपने हाथों में ली। उसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परियोजना सबसे बड़ी है। इस योजना का वर्णन अनेक रूपों में किया गया। इसे भारत की 2/3 जनता की आशा तथा सुख का अधिकार पत्र बताया गया, मुक्ति का अच्छा पत्र बताया गया और दरिद्रता, अज्ञान, गंदगी, रोग, जिनसे करोड़ों लोग पीड़ित हैं, के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कहा गया। यदि उसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके तो गांव में वह आर्थिक समृद्धि लौट कर आ जाएगी जो वहां निकट अतीत में देखने को मिलती थी। अतः इस कार्यक्रम का उद्देश्य उस स्वर्ग की पुनः स्थापना करना है जिसे हम पहले कभी खो चुके थे। इसलिए यह अस्वाभाविक नहीं कि प्रेस, मंच तथा रेडियो के द्वारा उसका इतना अधिक प्रचार किया गया। जब योजना प्रारंभ हुई तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने एक भाषण दिया था। पढ़ते हैं उसके बारे में। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 16 मई 1952 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अपने अभिभाषण के दौरान घोषणा की थी। योजना आयोग को आयोजन आयोग भी बोल देते हैं। आयोजन आयोग इस समय पंचवर्षीय योजना के संबंध में अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे रहा है। योजना में इस प्रस्ताव के द्वारा कि संपूर्ण देश में 55 विकास कार्यक्रम आरंभ किए जाएं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृद्धि कर दी गई है। यह अमेरिका की उस सहायता के कारण संभव हो सका है जो उसने हमें तकनीकी सहयोग योजना के माध्यम से प्रदान की है। इन सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि सामुदायिक जीवन का संपूर्ण स्तर ही उठाया जाए, यानी जीवन के हर पहलू को, सामाजिक आर्थिक पहलू को छुआ जाए। आशा यह है कि कार्यक्रम का विस्तार होगा और देश का बहुत कुछ भाग उसके अंतर्गत आ जाएगा, किंतु उसका विस्तार तभी हो सकता है जब जनता सहयोग दे। मुझे आशा है कि इस विषय में भी जनता का सहयोग उसी प्रकार पूर्ण मात्रा में उपलब्ध होगा जिस प्रकार आयोजन आयोग के अन्य प्रस्तावों के कार्यान्वयन के संबंध में मिलेगा। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अभिभाषण था। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में वस्तुतः आगामी 5 वर्षों में संपूर्ण देश में 500 सामुदायिक केंद्र स्थापित करने की कल्पना की गई थी। योजना आयोग ने कहा था कि सामुदायिक विकास केंद्र को इस रूप में विकसित करना सरल होगा कि वह ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के समाज कल्याण कार्यों के समन्वित विकास का बीज केंद्र सिद्ध हो सके। किंतु वास्तविक रूप में कार्यक्रम का शुभारंभ तभी किया जा सका जब किसी संस्थान ने उसे सार्वजनिक रूप से मान्यता दे दी और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने उसके व्यय को वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के तकनीकी सहयोग से शुरू किया गया था। तकनीकी और वित्तीय सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका का था। योजना भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बनाई गई थी। अपने वर्तमान स्वरूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सचमुच नया है, किंतु इसके मूल में विद्यमान
विचार, किंतु इसके मूल में विद्यमान विचार इस देश में नवीन नहीं है। वस्तुतः विचार उतना ही पुराना है जितने कि वेद, और वह संभवतः वह मोहनजोदड़ो की सभ्यता का मुख्य लक्षण था। सामुदायिक सहयोग की भावना सभी वैदिक अनुष्ठानों में, जिसमें समाज का प्रत्येक सदस्य सम्मिलित होता था, व्याप्त थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मैगस्थनीज ने जो कुछ लिखा था उससे पता चलता है कि उस समय के भारतीय ग्राम समाज सहकारिता के आधार पर फल फूल रहे थे। उससे पहले वैशाली के लिच्छवियों के शासन के अंतर्गत अनेक ग्राम समाज एक शिथिल संघ के रूप में परस्पर आबद्ध थे। जैनियों के धर्म ग्रंथों तथा बौद्धों की जातक कथाओं में भी सहयोग मूलक सामुदायिक जीवन के उदाहरण मिलते हैं। 800 ईस्वी से आगे हमें चोल राजाओं के अनेक उत्कीर्ण लेख मिलते हैं, जिनसे इस बात का विशद वर्णन मिलता है कि प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारत में ग्राम समाज किस प्रकार फल फूल रहे थे। अर्थात ये बताया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो वर्तमान स्वरूप में तो नया है, लेकिन सामुदायिक सहयोग से पहले भी हमारे देश में कार्यक्रम चलते रहे हैं, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। किंतु वर्तमान रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुख्यतः अमेरिकी विचार है। एक प्रकार से वह ग्रामीण पुनर्निर्माण के उस अर्थशास्त्र की परिणति है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीखा तथा विकसित किया गया था, और जिसकी भारतीय परिस्थितियों में व्यावहारिक उपाय देता इटावा तथा अन्य स्थानों में किए गए प्रयोगों से सिद्ध हो चुकी है। सामुदायिक कार्यक्रम नाम भी अमेरिकी शब्द है। अब हम जानते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है। कार्यक्रम का अर्थ सरल है, उसका वही अर्थ है जो योजना का है। इसके विपरीत समुदाय शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु यह समुदाय का अर्थ है एक ही स्थान में रहने वाले तथा समान अधिकारों आदि का उपभोग करने वाले व्यक्तियों का निकाय। अर्थात यहाँ कम्युनिटी का अर्थ किसी पंथ विशेष से नहीं है, बल्कि किसी स्थान विशेष पर रहने वाले वो सभी लोग। यहाँ आदि शब्द अत्यंत सार्थक है। समुदाय में जो आदि लगा है, सामुदायिक बनाया, जिससे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में अधिकार तथा उनके प्रवर्तन की अपेक्षा कर्तव्यों तथा उनके निष्पादन पर अधिक बल दिया जाता है। समुदाय तथा कार्यक्रम का यह शाब्दिक अर्थ है, किंतु विचार अभी स्पष्ट नहीं हुआ। ग्रामीण जनता के रहन सहन के स्तर में सर्वतोमुखी सुधार करने का सचेत प्रयत्न ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। दूसरे शब्दों में यह करोड़ों लोगों की समृद्धि की योजना है। सरकार ग्रामीण जनता को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के द्वारा प्रेरणा देती है, किंतु कार्यक्रम को पूरा करने का अधिकांश काम स्वयं ग्रामीण जनता को करना है। इसका अर्थ है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश की जनशक्ति तथा बौद्धिक साधनों को प्रयुक्त करना चाहता है, जिनका अब तक प्रयोग नहीं किया गया है, और जिनका बुद्धिमानी से प्रयोग करने पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में जनता के रहन सहन की स्थिति में तात्विक सुधार किया जा सकता है। विकास कार्यक्रम तत्वतः तथा अधिकांशतः जनता की, जनता द्वारा तथा जनता के लिए परियोजना है। सामुदायिक कार्यक्रमों के केंद्रीय प्रशासक SK डे ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तुलना उस उद्यान से की थी जिसका पालन पोषण किसी प्रशिक्षित माली ने किया हो। उनका कहना था, जंगल वनस्पतियों का पुंज होता है, उसका विकास हस्तक्षेप मूलक व्यवस्था के आधार पर हुआ करता है, जो रक्त रंजित प्रकृति के आदि नियमों का अनुसरण करती हो। जंगल में विषैले घासपात से लेकर फलदायक वृक्षों तक सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उनमें से प्रत्येक धक्कम धक्का द्वारा दूसरों को दूर हटाकर स्वयं स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, और अंत में वे सब भूमि तथा मौसम की उच्च श्रृंखलता द्वारा निर्धारित स्वाभाविक समझौतों पर पहुंच जाती हैं। इसके विपरीत उद्यान सावधानीपूर्वक संजोया हुआ जंगल होता है, जिसमें एक महान कलाकार सबके लिए यथोचित स्थान की व्यवस्था करता है, जिससे वे पूर्णतः विकसित होकर फल फूल सकें। उनमें से प्रत्येक अपने स्थान पर रहकर ब्रह्मांड की इस लीला में एक दूसरे की पूर्ति कर सके। जियो और जीने दो, प्रत्येक को अपनी क्षमता अनुसार विकसित होने का पूरा अवसर मिले, यह इस व्यवस्था का नैतिक समादेश है। एक जन समुदाय को उन्हीं आधारभूत सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ेगा जो उद्यान में लागू होते हैं, और महान कलाकार को अपने उपकरणों का प्रयोग उसी रूप में करना पड़ेगा।
अतः एस के डे ने जो ये दो पैराग्राफ बोले हैं, इनका अर्थ ये है कि जैसे जंगल है और जंगल में जो वनस्पतियाँ होती हैं, तो वहाँ पर जो वनस्पति बढ़ जाती है वो अन्य वनस्पतियों को पनपने नहीं देती है, वहाँ संघर्ष है। जबकि उद्यान में वनस्पतियाँ रोपित की जाती हैं तरीके से, दूर दूर लगाई जाती हैं, सभी पेड़ों के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाता है, सभी वनस्पतियाँ पनपती हैं। इसी प्रकार ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसको उद्यान के रूप में पल्लवित और पोषित करना है, ये एस के डे ने कहा है। बुनियादी विचार यानी इसके पीछे बेसिक थॉट क्या है। अतीत में सरकार ने ग्राम सुधार की दिशा में जो प्रयत्न किए थे वे एक विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए थे, और उस विभाग का जो प्रतिनिधि निम्नतम स्तर पर गांव वाले के पास पहुंचता था, उसके पास इतनी क्षमता और जानकारी नहीं होती थी कि वह ग्रामीण वातावरण की उस प्रवृत्ति का प्रतिरोध कर सकता जो गांव वालों को पुरानी आदतों और चिंतन की प्रणाली से बांध कर रखती है। इसलिए दीर्घ काल से यह स्वीकार कर लिया गया है कि ग्राम विकास के लिए जारी किए गए प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं जब उन्हें घनीभूत विकास क्षेत्र में केंद्रित कर दिया जाए। इरादा यह नहीं है कि देश के शेष भागों की उपेक्षा की जाए। असली मंतव्य है कि पहले अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों को चुना जाए और तब संपूर्ण प्रयत्नों को केंद्रित करके छोटे पैमाने पर कार्य आरंभ किया जाए, जिससे सफलता निश्चित हो सके। उसके बाद कार्यक्रम को देश के अन्य भागों में फैलाया जाए। बुनियादी तौर पर सामुदायिक कार्यक्रम की यही अवधारणा है। यह उस विचार से भिन्न है जिसके अनुसार ग्रामीण जीवन के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, सफाई, कुटीर उद्योग आदि में से किसी एक पहलू को विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरे शब्दों में, नई कार्यनीति इस अनुभूति पर आधारित है कि जिस समस्या से निपटना है वह तत्वतः मानवीय समस्या है, और लक्ष्य यह है कि गांव वालों को अधिक पूर्ण और संपन्न जीवन प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। ये इस कार्यक्रम के पीछे एक बुनियादी सोच थी। अब पढ़ते हैं कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की 4 विशेषताएं। पहली विशेषता, इसका रूप व्यापक। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामवासियों को सभी बड़ी समस्याओं को हल करना है। दोबारा सुने। व्यापक रूप, सामुदायिक कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामवासियों की सभी बड़ी समस्याओं को हल करना है। यह अच्छा है तथा आवश्यक भी है। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक अथवा नैतिक आचरण आदि ऐसी पृथक पृथक समस्याएं नहीं हैं जिन्हें एक एक करके हल किया जा सके। उन सब को एक साथ ही हल किया जा सकता है। हमारे समाज रूपी शरीर का प्रत्येक अंग गंभीर रोगों से ग्रस्त है। यदि अगणित रोगों में से किसी एक का उपचार करने का प्रयत्न किया गया तो अवश्य ही विफल होगा। कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वयं के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करना है, और जीवन एक अविभाज्य समग्र है और इसे इसी रूप में समझना चाहिए। सामुदायिक योजनाओं के कार्यक्रम में ऐसे किसी कष्ट अथवा दुर्बलता की उपेक्षा नहीं की गई है जिससे काम करने अथवा विकसित होने की इच्छा क्षीण होती हो। कृषि के सुधार और कुटीर उद्योगों के प्रसार द्वारा गांव का आर्थिक पुनरुत्थान करना है। उसके साथ साथ हर आयु के लोगों में शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी है। सामान्यतः आरामदेह मकानों का निर्माण करना है और मनोरंजन के द्वारा शरीर और मन को तरोताज़ा रखने की सुविधाएं प्रदान करनी है। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुउद्देशीय है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसी एक कार्यक्रम को लेकर आगे नहीं बढ़ेगा। यह एक व्यापक रूप में समग्र को लेकर आगे बढ़ेगा। ये भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, इन सारी समस्याओं को समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। जैसे शरीर में अगर एक से ज़्यादा बीमारी हैं तो उनका इलाज एक एक करके नहीं करना है। अगर एक बीमारी का इलाज करेंगे तो तब तक दूसरी बीमारी असाध्य स्थिति में पहुंच जाएगी। इसलिए सभी बीमारियों का एक साथ इलाज करना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की व्यापक रूप में और मुख्य सोच यही रही। किंतु सर्वव्यापी और बहुउद्देशीय कार्यक्रम को गिना देना पर्याप्त नहीं है।
कार्यक्रम के विभिन्न अंगों को समुचित रूप में परस्पर गूंथना तथा समन्वित करना है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली शक्तियों को इस प्रकार नियोजित करना है कि वे सब एक ही स्थान पर केंद्रीभूत हो सकें। कार्यक्रमों के संबंध में इस बात का प्रयत्न किया गया है। दूसरी विशेषता है आर्थिक पुनरुत्थान केंद्रीय तत्व। यानी केंद्रीय तत्व का मतलब है इस योजना के जो मूल में जो तत्व है, आर्थिक पुनरुत्थान करना। समस्याओं का समाधान तो सभी का किया जाएगा, लेकिन आर्थिक समृद्धि भी निहित होनी चाहिए। आज सर्वोच्च आवश्यकता जनता का आर्थिक पुनरुत्थान करना है और कार्यक्रम में इसे उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जनता के आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना है। इसलिए यह उचित ही है कि आर्थिक पुनरुत्थान को केंद्रीय लक्ष्य माना गया है। देश में कृषि अभी भी संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। उस पर देश की बहुतांश जनता की आय निर्भर है, किंतु कृषि कर्म पर्याप्त कुशलता के साथ नहीं किया जाता है और कुशलतापूर्वक कार्य करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भूमि पर जनसंख्या का दबाव है। इस दबाव को यथासंभव कम करना है। इसलिए कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उत्पादन कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उक्त दबाव को कुछ कम किया जा सके। सामुदायिक कार्यक्रमों को कुटीर उद्योगों के विकास को अथवा अन्य दस्तकारियों को मुख्य अथवा गौण व्यवसाय के रूप में प्रोत्साहन देना है। किंतु कृषि से इतर या भिन्न उद्योगों के बड़े पैमाने पर विकास के लिए आवश्यक है कि कृषि उत्पादन में बचत हो, जिससे पूंजी, कच्चा माल तथा बाजार सुविधाएं जुटाई जा सकें। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का केंद्रीय स्थान बना हुआ है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कर्णधारों ने इस बात को स्वीकार किया है। अतः कृषि कार्य में कुशलता की वृद्धि करना सामुदायिक कार्यक्रमों का बुनियादी उद्देश्य है। तीसरी विशेषता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवयवी स्वरूप। इसके बारे में समझते हैं। कोई योजना जिस क्षेत्र में वह आरंभ की गई है उसमें अपनी जड़ें मजबूती से जमा सके और अपने विकास के लिए बाह्य सहायता पर कम से कम निर्भर हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसका स्वरूप अवयवी हो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्वरूप अवयवी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जीव वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग है, ना कि यांत्रिकी के ढंग का परीक्षण। बल्कि समस्या का स्वरूप ठीक वैसा ही नहीं है जैसा कि सामान्य प्रजनन संबंधी समस्याओं का होता है, क्योंकि सामाजिक अवयवी की कोशिकाएं विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, संवेगात्मक आवृत्तियां, तर्क वितर्क की क्षमता तथा अद्भुत व्यक्तित्व होता है। अतः आवश्यकता है कि जनता को इस ढंग से प्रोत्साहित किया गया कि वह इस योजना का अपना समझकर स्वीकार करे और बाहर से थोपी हुई चीज़ न माने। इसके लिए स्थानीय विभिन्नताओं की भी गुंजाइश रखनी चाहिए, चाहे ऐसा करने में सैद्धांतिक पूर्णता का परित्याग ही क्यों ना करना पड़े। इसलिए लोगों को अधिकाधिक श्रम करने की प्रेरणा मिलेगी, जो कार्यक्रम की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ इससे एक मानसिक वातावरण उत्पन्न होगा जिससे लोग खोए हुए विश्वास को पुनः प्राप्त कर सकेंगे और अपने को अपने भाग का विधाता मानने लगेंगे। वैयक्तिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा और लोगों में उनके अंदर से उचित दिशा में काम करने की प्रेरणा जागृत होगी। अर्थात अवयवी स्वरूप में ये बताया गया है कि कोई भी कार्यक्रम जो सरकार शुरू करती है वो उसको सरकारी कार्यक्रम ना माने कि सरकार का कार्यक्रम है, सरकार पूरा करेगी। अगर जनता उस कार्यक्रम को, उस परियोजना और योजना को अपना कार्यक्रम माने कि ये योजना हमारे हित के लिए शुरू की गई है और इसमें हमारा ही हित है, इससे हमारा ही भला होगा, तब जनता को बढ़ चढ़ के उस योजना में हिस्सा लेना चाहिए। इससे वो कार्यक्रम जनता का स्वयं का कार्यक्रम हो जाएगा और उसकी सफलता की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। चौथी विशेषता है इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की निम्नतम स्तर पर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता। ग्राम स्तर का बहुउद्देशीय कार्यकर्ता इस कार्यक्रम की नवीनता है। किसान बहुउद्देशीय व्यक्ति होता है, उसकी समस्याएं विविध प्रकार की होती हैं। उनका संबंध कृषि, पशुपालन, वनस्पति शास्त्र तथा उद्यान शास्त्र आदि से होता है। इसलिए सामुदायिक विकास संगठन के निम्नतम स्तर का कार्यकर्ता बहुउद्देशीय निर्देशक होता है।
जिससे वह किसान की अधिकतम सेवा कर सके। उसे कृषि, पशुपालन, उद्यान शास्त्र आदि के सिद्धांतों तथा व्यवहारिक समस्याओं की जानकारी होती है। अतः वह इस योग्य होता है कि किसान को वांछित सहायता दे सके। अब तक ऐसा था कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य से संबंध विभिन्न विभाग पृथक पृथक किसान की सहायता करने को पहुंचते थे। उसे भिन्न स्वभाव वाले अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ता था। परिणाम यह होता था कि वह विभ्रम में पड़ जाता था और उसे कोई व्यवहारिक लाभ नहीं हो पाता था। अब किसान को अपनी विभिन्न समस्याओं के संबंध में एक ही व्यक्ति से काम पड़ता है। वह योग्य व्यक्ति होता है और उसके द्वारा विचार तथा लाभप्रद जानकारी छन छन कर किसान तक पहुंचती है। इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता वित्त आयोग ने 1949 में ही अनुभव की थी और उसने लिखा था। इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि ग्राम स्तर पर सरकार की तरफ से एक ही व्यक्ति ऐसा नियुक्त किया गया प्रत्येक ग्राम के स्तर पर, जो उन्होंने इकाई बनाई थी, जो कृषि के संबंध में, पशुपालन के संबंध में, बागवानी के संबंध में जानकारी रखता है। तो किसानों को अपनी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग व्यक्तियों से नहीं मिलना है, वो एक ही व्यक्ति से सारी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों से मिलने पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जानकारी देते हैं, तो वो भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं कि भाई इनमें से किसकी जानकारी सही है। अब यहाँ भ्रम की समस्या नहीं रहेगी। अब हम पढ़ते हैं कि भाई वित्त आयोग ने 1949 में क्या लिखा था। हमारी राय में इस समय भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता एक प्रसार सेवा है, जिससे शोध कार्य तथा उत्पादकों की कार्य प्रणाली के बीच का अंतर मिटाया जा सके। उस सेवा का स्वरूप वैसा ही होना चाहिए जैसा कि इंग्लैंड आदि देशों में इतना लाभप्रद सिद्ध हो चुका है। हमारा विचार है कि 40-45 गाँव के बीच एक प्रसार अधिकारी तथा आवश्यक कर्मचारी वर्ग हो और वह एक प्रदर्शन फार्म पर काम करे। वह अधिकारी गांव में सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु केंद्र के सभी विकास विभागों के अवकर्ता के रूप में काम करेगा और दूसरी ओर वह क्षेत्र के किसानों का पथ प्रदर्शक तथा मित्र होगा और उनके निकट संपर्क में रहेगा। अर्थात वित्त आयोग ने लिखा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के लिए सरकार की तरफ से एक नई सर्विस, ये नई सेवा गठित की जानी चाहिए और उस सेवा का नाम प्रसार सेवा हो और उसमें एक ऐसी व्यक्ति को लगाया जाना चाहिए जो 40 या 45 गाँव के बीच में काम करे, एक व्यक्ति, और प्रदर्शन के आधार पर काम करे। कुछ जगहों को वो चिन्हित करे, हर गांव में एक एक दो दो, जैसे कृषि के लिए खेत चयन करे, किसी पशुपालक के लिए कुछ पशुओं का चयन करे और प्रदर्शन करके बताए कि देखो इस किसान ने या इस पशुपालक ने मेरी सलाह मानी थी और इसको कितना लाभ हुआ। इस आधार पर वो कार्य करेगा और वो प्रसार अधिकारी सभी प्रकार की योजनाओं के लिए किसानों का मित्र और मार्गदर्शक होगा। अधिक आहार उपजाऊ समिति ने भी ग्रामीण जीवन के सुसंगठित स्वरूप पर बल दिया था, इसलिए ग्रामीण पुनरुत्थान के लिए एक एकीकृत योजना को आवश्यक बतलाया था। उसका कथन था, किसका? अधिक आहार उपजाऊ समिति का। क्या कथन था? किसी योजना के सफल होने की तब तक संभावना नहीं हो सकती जब तक कि दसियों लाख छोटे किसान उसके उद्देश्य को स्वीकार नहीं कर लेते, उसके निर्माण में योग नहीं देते, उसे अपना नहीं समझते और उसको क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक त्याग करने को तैयार नहीं होते। एकीकृत उत्पादन कार्यक्रम पूर्वोक्त कारणों से ही उत्साह जागृत करने में असफल रहा है। आहार की समस्या आहार के आयात का उन्मूलन करने तक ही सीमित नहीं है, वह उससे भी अधिक व्यापक है। समस्या यह है कि कृषि उत्पादन की इतने विशाल रूप में वृद्धि की जाए कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उत्तरोत्तर अधिकाधिक पोषण सुनिश्चित किया जा सके। दूसरे शब्दों में, आहार उत्पादन के अभियान को उस योजना का अंग मानना चाहिए जिसका उद्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक शोध द्वारा तथा अनेकता मूलक अर्थव्यवस्था को विकसित करके भूमि संबंधी साधनों का अधिकतम कौशलपूर्ण उपयोग करना है। अतः कृषि सुधार ग्रामीण जीवन के स्तर को उठाने की अधिक व्यापक समस्या का अभिन्न अंग है। ग्रामीण जीवन के आर्थिक पहलुओं को अधिक विस्तृत सामाजिक पहलुओं से पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए कृषि सुधार समस्त सामाजिक समस्याओं से अभिन्न रूप में संबद्ध है।
अतः अधिक आहार उपजाऊ कार्यक्रम के कार्यान्वयन से हमने जो पाठ सीखा है उसकी ग्राम विकास में संलग्न राजकीय तथा निजी उपकरणों के अनुभव से पुष्टि होती है। सबक यह है कि ग्रामीण जीवन के सभी पहलू परस्पर संबद्ध हैं। इसलिए यदि किसी एक पहलू को पृथक करके सुधारने का प्रयत्न किया गया तो उसके कोई स्थायी परिणाम नहीं निकलेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि विशिष्ट समस्याओं को प्रमुखता ना दी जाए, किंतु उनसे संबंधित योजनाएं और उन योजनाओं का अंग होनी चाहिए जो व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई हों और उनके साथ पूर्णतः सुग्रसित होनी चाहिए। यदि हम इस विचार को देश के सामने रख सकें और हमें ग्रामीण जीवन के स्तर में बहुत कुछ सुधार करना है और उसे पूर्ण तथा समृद्ध बनाना है, और यदि हम सुनिश्चित कर लें कि राज्यों के संपूर्ण प्रशासन तंत्र की तथा सर्वोत्तम गैर सरकारी नेतृत्व की शक्तियां इस उद्देश्य को साक्षात्कृत करने की योजना में जुटा दी जाएंगी, तभी हम गांव के दसियों लाख परिवारों में उनके अपने जीवन को बेहतर बनाने के महान कार्य के संबंध में उत्साह और रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, उनका सक्रिय समर्थन प्राप्त करने में सफल होंगे। अधिक आहार उपजाऊ समिति ने ये सिफारिश की थी सरकार से कि कोई भी योजना जब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसको बहुत सारे किसान उसके उद्देश्य को स्वीकार नहीं करें और उस योजना के साथ नहीं जुड़ें। एक कार्यक्रम का नाम लिया उन्होंने एकीकृत उत्पादन कार्यक्रम, कि वो कार्यक्रम क्यों फेल हो गया, क्यों असफल हो गया, क्योंकि उससे किसान नहीं जुड़े। और आगे चल के इस पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि कोई भी समस्या जो आर्थिक समस्या है वो सामाजिक समस्या भी है, इसलिए सामाजिक सुधार के कार्य भी साथ साथ किए जाने चाहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में मार्गदर्शी आधार पर कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था। उन क्षेत्रों को सामुदायिक परियोजनाएं नाम दिया गया था। मूलतः संपूर्ण देश में 55 सामुदायिक परियोजनाएं प्रारंभ की गई थीं। एक सामुदायिक परियोजना के अंतर्गत लगभग 300 गांव तथा 3 लाख की जनसंख्या होती थी और उसका 3 वर्ष के लिए 65 लाख रुपए का बजट होता था। चूँकि प्रमुखता कृषि उत्पादन को दी गई थी, इसलिए ऐसे क्षेत्रों को चुना गया था जहाँ सिंचाई की सुविधाएं थीं अथवा निश्चित रूप से वर्षा हुआ करती थी। आगे चलकर परियोजना का आकार घटा दिया गया और 65,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सामुदायिक विकास खंड स्थापित किए गए और प्रत्येक खंड के लिए 3 वर्ष के लिए 15 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया। आज के लेक्चर में इतना ही, इसे आज यहीं समाप्त करते हैं। कल सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।